हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं विनोद बिंद आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल स्टडी रिसर्च सेंटर में। और आज हम पढ़ने वाले ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। ठीक है दोस्तों, हमने ऑलरेडी 2 नदियों का चैप्टर कंप्लीट कर दिया, जिसमें हमने गंगा नदी तंत्र के बारे में तथा सिंधु नदी तंत्र के बारे में बहुत अच्छे ढंग से जाना। और ये तीसरा लेक्चर है नदियों के बारे में, जिसमें हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। और दोस्तों टोटल अगर नदी की बात करें तो भारत के परिप्रेक्ष्य में हम 5 लेक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, अभी अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ तथा बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियों के बारे में हम अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। तो आइए तीसरा लेक्चर देखते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, देखिए ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की बात करें तो सबसे पहले हम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जानते हैं। देखिए इसका जो उद्गम है ना, ये आंगसी हिमनद से हुआ है। ठीक है, आंगसी हिमनद ये कहाँ, ये देखिए मानसरोवर झील के पूर्व 80 किलोमीटर कैलाश पर्वत के समीप है। ध्यान रखिएगा। और एग्जाम में अक्सर दोस्तों आंगसी हिमनद न करके मानसरोवर झील पूछता है। ठीक है, तो हमको याद रखना है कि अगर आंगसी हिमनद ना दे तो वहाँ पे मानसरोवर झील को हम ठीक करेंगे। याद रखिएगा इसको। इसके अन्य नाम भी हैं, जैसे में देखिए ब्रह्मा की बेटी भी से कहा जाता है। कंफ्यूज नहीं होना कि ब्रह्मपुत्र है तो हम ब्रह्मा का पुत्र बोलेंगे, नहीं, ब्रह्मा की बेटी, इसे ब्रह्मा की बेटी बोला जाता है। और देखिए तिब्बत में इसे सांगपो बोला जाता है या फिर यारलुंग जंगबो। याद रखिएगा, सांगपो या यारलुंग जंगबो। दोस्तों इसका नाम बहुत जरूरी है याद करना, क्योंकि देखिए सीधे से क्वेश्चन ये पूछता है ना कि तिब्बत में हम उसे किस नाम से जानते हैं, भारत में किस नाम से जानते हैं, असम में किस नाम से जानते हैं, गंगा से जब मिलती है या फिर तीस्ता से जब मिलती है तो उसे किस नाम से जानते हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानती है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता रहता है। तो हम लोग एक एक करके क्रम से देखेंगे कि इनका कहाँ कहाँ नामकरण हुआ है। ठीक है, देखिए तिब्बत में हमने पढ़ा कि सांगपो या फिर यारलुंग जंगपो के नाम से जानते हैं। और अरुणाचल प्रदेश से लेकर के दिहांग तक, ठीक है, उसको हम नामचा बरक पर्वत के रूप में जानते हैं। और असम में जैसे ही ये ब्रह्मपुत्र नदी पहुंचती है तो इसको हम स्पेशली ब्रह्मपुत्र का नाम देते हैं। वैसे अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में करें देखें तो हम उसे ब्रह्मपुत्र नाम ही देते हैं। हालांकि अरुणाचल प्रदेश में दिहांग होता है और कुछ अलग अलग, लेकिन हम असम के हिसाब से लेकर के चलते हैं कि हाँ इसका असम ब्रह्मपुत्र नाम है, तो पूरे भारत में हम उसको ब्रह्मपुत्र के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, देखिए बांग्लादेश में ये इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। कब, जब इसमें तीस्ता नदी आकर के मिलती है। तीस्ता नदी दोस्तों कहाँ से मिली है, सिक्किम से आई है, निकली है। ठीक है ना, कहाँ से, सिक्किम से निकली है। तो तीस्ता नदी जैसे ही इसमें मिलती है ब्रह्मपुत्र नदी में तो उसे हम जमुना बोलते हैं। फिर ये जो संयुक्त धारा है तीस्ता और ब्रह्मपुत्र की, वो जाकर के जब कहाँ मिलती है, गंगा नदी से मिलती है, तो उसे हम पद्मा नाम देते हैं। जैसे ही गंगा नदी मिलती है उसे हम पद्मा नाम दे देते हैं वहाँ से। ध्यान रखिएगा इसको। अगर हिमालय के हम सबसे पूर्वी चोटी की बात करें दोस्तों, तो हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा है। ध्यान रखिएगा, ये भारत में, हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बता रहे हैं। वैसे तो हिमालय का जो अन्य भी निकली है चोटियाँ का मतलब उसकी शाखाएँ तो पूरा म्यांमार से होती हुई निकल चुकी है बंगाल की खाड़ी में, लेकिन हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं तो हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा है। ध्यान रखिएगा। इसके समीप यू टर्न लेकर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और यहीं पे दोस्तों जहाँ पे टर्न लेती है ना, यहीं पे एक गार्ज का भी निर्माण करती है। ठीक है, उसे बोलते हैं हम दिहांग गार्ज। क्या बोलते हैं, दिहांग गार्ज। वहीं से करके अपना बहुत ही मतलब यू टर्न लेकर के मुड़ जाती है। कहाँ, भारत में, अरुणाचल प्रदेश में। तथा बृहद हिमालय को काटकर बहुत ही गहरे गार्ज का निर्माण करती है, जिसे दिहांग गार्ज कहते हैं। ध्यान रखिएगा इसको। और ये देखिए असम में गुम्फित जलमार्ग बनाती है। देखिए कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि कौन सी जगह पे ये गुम्फित जलमार्ग बनाती है। अरुणाचल प्रदेश दे देगा, असम दे देगा, बांग्लादेश। तो ध्यान रखिएगा स्पेशली असम के लिए बातें हो रही है। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी में दोस्तों बहुत सारे द्वीप पाए जाते हैं। उसमें से एक द्वीप है माजुली द्वीप, जो कि बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़ा है, और इसे ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, जैसे नदी द्वीप कैसे बनता है दोस्तों, जैसे मान के चलिए कोई नदी एक रास्ते से गुजर रही है, ठीक है ना, तो या तो मतलब ये होता है कि उसके मतलब मार्ग में अवरोधक बन जाए, नदियों और नदी का जल जो है इधर उधर बिखरने लगे। ठीक है, तब बन जाता है। या फिर मान के चलिए कि नदी ऐसे विसर्पण करती है या फिर एक साइड से होकर के जा रही है, फिर कुछ दिन चली चली चली, फिर अचानक से उसके मार्ग में परिवर्तन हुआ और बीच वाला स्थान द्वीप बन गया। तो कई कारण हो सकते हैं। ठीक है ना, तो उसी में एक है माजुली द्वीप। ठीक है ना, ये ब्रह्मपुत्र मतलब नदी पे है और दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। असम सरकार ने माजुली को नदी जिला घोषित कर दिया गया। जो द्वीप है उसको नदी जिला घोषित कर दिया है। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी जो है ना, इसके ब्रह्मपुत्र नदी असम के पूर्व में सदिया से लेकर के धुबरी तक एक रैंप घाटी में प्रवाहित होती है। ध्यान रखिए, कहाँ से, सदिया से लेकर के धुबरी तक। यहाँ पर नौकायन, अरे नौका गम में है। ठीक है ना, नौकाएं आती जाती रहती हैं। एक रैंप घाटी में बहती है और ये चांग्याय दर्रे के पास से भारत में प्रवेश करती है। कई बार एग्जाम में पूछा कि कौन से दर्रे के पास से यह भारत में प्रवेश करती है, तो चांग्याय दर्रे। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको।
देखिए ब्रह्मपुत्र नदी में बेसिन बाढ़ तथा नदी तट अपर्दन के लिए प्रसिद्ध है। इसमें दोस्तों बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती है, ठीक है। और प्लस उसके मतलब जो नदी का तट का कटाव होता है ना, ये बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए ब्रह्मपुत्र नदी मतलब बहुत ही चौड़ी हो जाती है दोस्तों। असम में अगर आप आएंगे ना, जैसे ही असम के लास्ट में देखेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा चौड़ी हो चुकी है, क्योंकि अपने तट को कट कट के अपने एरिया को विस्तृत कर लेती है। ध्यान रखिएगा। और बेसिन बाढ़ मतलब पानी का जो जलग्रहण क्षेत्र, आप ऑलरेडी आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि गंगा से भी ज़्यादा जलग्रहण क्षेत्र किसका है? ब्रह्मपुत्र का। तो बहुत अपने अंदर बहुत सारी मात्रा में पानी लेकर के आती है, तो इसकी वजह से उसमें बेसिन बाढ़ होता है। उसका जो बेसिन एरिया है, जो भी उसकी द्रोणी एरिया है, उसमें बाढ़ ही बहुत आती है। इसके सहायक नदियों की बात करें तो देखिए दाएं तट पर मिलने वाली नदियां कौन कौन सी है? सुबानसिरी, भरेली, मानस, तिस्ता, संकोच, रंगित। सीधे एग्जाम में पूछता है कि भरेली किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी की। ब्रह्मपुत्र नदी के दाएं तट पर मिलती है या बाएं तट पर? हालांकि सिविल लेवल में पूछता है कि दाएं तट पर बाएं तट, लेकिन छोटे छोटे एग्जाम में उतना नहीं पूछता। लेकिन यहाँ ये पूछ देता है दोस्तों कि जैसे सुबनसिरी, भरेली, मानस, तिस्ता, संकोच, रंगित, इन सब में से कोई एक पूछ देगा कि ये किसकी सहायक नदी है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। इसके बाएं तट पर मिलने वाली नदियां दिहांग, बूढ़ी दिहांग, लोहित, धनसरी, कलांग और कापली। तो याद रखना हमको कि सुबानसिरी, भरेली, मानस, तिस्ता, संकोच, रंगित, दिहांग, बूढ़ी दिहांग, लोहित, धनसरी, कलांग और कापली, ये क्या है? ये सहायक नदियां हैं, ठीक है। रट लीजिएगा एकदम, एक भी छोड़ना नहीं है। देखिए हम तिस्ता नदी की बात करते हैं। अब एक एक नदियों के बारे में पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है। तिस्ता नदी की बात करें तो ब्रह्मपुत्र की सबसे पश्चिमी और दाहिनी तट की सहायक नदी है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र की सबसे पश्चिमी और दाहिनी तट की सहायक नदी है। देखिए इसका जो उद्गम है ना, ये कंचनजंगा से हुआ है। कंचनजंगा चोटी तो आप तो जानते हैं ना, बस वहीं से उद्गम हुआ है। और इसकी सहायक नदियों की बात करें तो देखिए रांगपो है, रंगित है, सेवक नदी है। रांगपो, रिंगित, सेवक नदी। बांग्लादेश में तिस्ता नदी ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है और वहीं से इसको किस नाम से जानते हैं? जमुना के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक मिनट दोस्तों, देखिए 1787 में आकस्मिक बाढ़ में इस नदी ने अपना मार्ग बदल दिया और गंगा की सहायक नदी से ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी बन गई, ठीक है। देखिए पहले क्या हुआ, मतलब 1787 से पहले की बात है। ये जो तिस्ता नदी है ना, ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं थी, ये गंगा नदी की सहायक नदी थी। लेकिन 1787 में एक अचानक से बाढ़ आ गया और उस बाढ़ की वजह से इसका जो मार्ग है ना, ये अवरोध हो गया। इसका मार्ग जो है अवरोध हो गया। इसकी वजह से ये गंगा की तरफ ना मुड़ करके ये ब्रह्मपुत्र नदी की तरफ मुड़ गई। और ब्रह्मपुत्र नदी की तरफ मुड़ गई तो सिंपल सी बात है, इसको अपना पानी गिराने के लिए, अपना जल गिराने के लिए कोई तो कोई चाहिए ना। तो बस ब्रह्मपुत्र नदी पास में थी, टपक पड़ी उसी में। तो ध्यान रखिएगा, अगर पूछ दे कि तिस्ता नदी ब्रह्मपुत्र नदी से पहले किसकी सहायक नदी थी, तो ध्यान रखिएगा गंगा नदी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एग्जाम का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ा चुका है ना कि मुश्किल है अगर इतना ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो। अब देखेंगे हम रंगित नदी के बारे में। देखिए इसका उद्गम सिक्किम में, ठीक है। इसमें बहुत मात्रा में क्षिप्तिकाएँ हैं, ठीक है। एग्जाम में सीधे पूछेगा कि कौन सी नदी में क्षिप्तिकाओं बहुत ज़्यादा मात्रा में क्षिप्तिकाएँ हैं पूर्वोत्तर भारत की, तो ध्यान रखिएगा रंगित नदी। पूरे विश्व में जल क्रीड़ा राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तट कैंपिंग के लिए उपयुक्त है। मतलब ये क्या कि अपना जैसे जाते हैं ना लोग नदियों में या फिर समुद्रों में अपना क्रीड़ा करने के लिए, जल क्रीड़ा करने के लिए, तो इसके लिए बहुत फेमस है। अच्छी नदी है, मतलब अच्छी नदी बोले तो मतलब इन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छी जगह है। अब देखेंगे संकोच नदी। देखिए इसका उद्गम जो है ना भूटान से हुआ है, ठीक है। उद्गम कहाँ से? भूटान से। उसके बाद मानस नदी, इसका उद्गम तिब्बत से हुआ है। सुबानसिरी की बात करें तो ये मीरी तथा अबोर पहाड़ियों को विभाजित कर दिया है। मीरी तथा अबोर पहाड़ियाँ कहाँ हैं दोस्तों? कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग जैसे नदी वाला सिस्टम ये आपका कंप्लीट करेंगे ना, तो उसके बाद हम पहाड़ी तथा पर्वतों के बारे में ही देखेंगे, बहुत ही अच्छे ढंग से देखेंगे। जितने भी पर्वत, पठार, ठीक है ना, पहाड़ी हैं, सबके बारे में अच्छी तरह से देखेंगे। अब धनसरी की बात करें तो देखिए इसका उद्गम नागा पहाड़ियों से हुआ है, ठीक है। और मणिपुर नदी की बात करें तो दोस्तों ये इसका उद्गम मणिपुर के उत्तरी भाग में होता है और लोकटक झील को प्रभावित करती है। लोकटक झील आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। लोकटक झील में केवला लामजाओ नामक एक राष्ट्रीय पार्क है जो कि तैरता हुआ है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। एक मिनट दोस्तों। और जो ये मणिपुर नदी है ना, ये इरावदी की सहायक नदी है। अच्छा, इरावदी कहाँ की नदी है दोस्तों? ये म्यांमार की नदी है, ध्यान रखिएगा। म्यांमार की बहुत ही मतलब प्रमुख नदी है। एक होता है दोस्तों इरावती नदी, इरावती, और ये है इरावदी। तो हमें
अंतर इसमें ध्यान से देखना है कि हमारे देश में जो नदी बहती है उसको इरावती बोलते हैं और इसको इरावदी। तो ये इरावदी जो है ये म्यांमार की नदी है। एक है दोस्तों कालादान नदी, इसका देखिए उद्गम देखिए मणिपुर के दक्षिणी भाग में है, ठीक है, मणिपुर के दक्षिणी भाग से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में मुहाना बनाती है। उसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट बराक नदी या मेघना नदी, जो जाकर के पद्मा नदी से मिलती है। पद्मा नदी बोले तो जब गंगा इधर से आती है उधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है और दोनों जैसे मिलती हैं तो दोनों की संयुक्त जो जलधारा है वह पद्मा के नाम से जानी जाती है, ठीक है। फिर पद्मा नदी के नीचे आने पर बराक नदी या फिर उसी को बोलते हैं मेघना नदी, ठीक है, वो आकर के जैसे मिलती है तो उस संयुक्त जलधारा को हम मेघना नदी के नाम से जानने लगते हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए इसका जो उद्गम है नागालैंड के माउंट जापौ से है, ठीक है, माउंट जापौ से। बराक बेसिन में ही मासिन राम तथा चेरेपूंजी स्थित है। देखिए इसी के बेसिन में, इसी के द्रोणी में, बराक नदी के द्रोणी में दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा होने वाला स्थान कौन कौन सा है? मासिन राम तथा चेरापूंजी, ठीक है, ये इसी के द्रोणी में है, ध्यान रखिएगा। बांग्लादेश में इसे सुरमा कहा जाता है। किसको? मेघना नदी को बांग्लादेश में सुरमा नदी बोला जाता है, इसको याद रखिएगा। और सुरमा घाटी कहाँ है दोस्तों? कमेंट कीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो इस तरह से ये चैप्टर समाप्त हुआ और नेक्स्ट में पढ़ेंगे दोस्तों हम अरब सागर में जलग्रहण वाली नदियाँ, ठीक है। फिर नमस्कार।